गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कल हमने पढ़ा था हेनरी लॉ, हेनरी का नियम। आज हम पढ़ रहे हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो हेनरी के नियम का पहला अनुप्रयोग जो क्वेश्चन के रूप में ही आता है डायरेक्ट ही, कि कार्बोनेटिक रस शीतल पेय की बोतल के ढक्कन को खोला जाता है तो बुलबुले बाहर निकलते हैं, क्यों? आपने देखा होगा कि जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, जैसे कोका कोला हो गया, थम्स अप हो गया, उनकी बोतल का जब ढक्कन को अपन ओपन करते हैं तो उसमें से बबल्स निकलते हैं, बहुत सारे बुलबुले निकलते हैं, क्यों? तो मैं उसका कारण बताता हूँ आपको कि जब कार्बोनेटिक रस शीतल पेय की बोतल को, ये मान लीजिए ये एक बोतल है शीतल पेय की और ये इसका ढक्कन लगा हुआ है, और जब इस ढक्कन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर बुलबुले निकलते हैं। उसका रीजन क्या है कि जब इस कार्बोनेटिक रस शीतल पेय की बोतल को भरा जाता है तो भरते समय इसमें उच्च दाब पर, किस पर? उच्च दाब पर CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, CO2 गैस भरी जाती है। क्लियर? तो उच्च दाब है, तो उच्च दाब पर विलेयता क्या है? अधिक है। क्या है? विलेयता अधिक है। लेकिन जब हम यहां से इस ढक्कन को ओपन कर देंगे, यहां से इस ढक्कन को खोल देंगे, हटा देंगे, तो ढक्कन को हटाने पर यहां दाब में क्या आएगी? कमी आएगी। क्या आएगी? दाब में कमी आएगी। और दाब में कमी आएगी तो हेनरी का नियम क्या कहता है कि दाब में कमी आने पर विलेयता में क्या होती है? गैस की में कमी होती है। तो यहाँ इस गैस की विलेयता में कमी होगी, तो जब यहाँ से गैस क्या होगी? मुक्त होगी। और जब गैस मुक्त होगी तो क्या बनेंगे? बुलबुले बनेंगे। क्या बनेंगे? बुलबुले। क्लियर? तो क्या कहा मैंने? जब कार्बोनेटिक रस शीतल पेय की बोतल को भरा जाता है तो भरते समय इसमें उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरा जाता है, और दाब उच्च होने के कारण हेनरी के नियम के अनुसार विलेयता अधिक होगी। लेकिन जैसे ही हम ढक्कन को खोलते हैं तो दाब में क्या आती है? कमी आती है। और ढक्कन को खोलने पर जब दाब में कमी आती है तो उस विलयन में CO2 गैस की विलेयता में कमी आती है, जिससे वहां पर CO2 गैस मुक्त होगी। और जब CO2 गैस मुक्त होगी तो वहां पे क्या निकलेंगे? बुलबुले निकलेंगे। क्या निकलेंगे? बुलबुले निकलेंगे। तो ये कारण है कि कार्बोनेटिक रस शीतल पेय की बोतल के ढक्कन को खोला जाता है तो वहां बुलबुले निकलते हैं। क्लियर? फिर हम यहाँ पर सेकंड बात करें, सेकंड जो पॉइंट है उसका नाम है एनॉक्सिया। आप केवल समझें क्योंकि इसमें समझने का ये पूरा एनॉक्सिया। एनॉक्सिया एक तरह की डिजीज भी मान लो या सिम्टम्स मान लीजिए इसको। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, कौन से वाले क्षेत्र हैं? ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। उन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आप जानते हैं जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी इस वायुमंडल में ऑक्सीजन का घनत्व जो है वो कम होता जाएगा, मतलब वायु का घनत्व कम होता जाएगा। और वायु घनत्व कम है तो वहां ऑक्सीजन का घनत्व कम है, और जब वहां पर ऑक्सीजन कम है तो जब व्यक्ति श्वसन करेगा तो उसको ऑक्सीजन कम मात्रा में मिल पाएगी, तो उसके ऊतकों को ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलती, जिसके कारण उसके सोचने की क्षमता कम हो जाती है। क्लियर? याददाश्त शक्ति में क्या आती है? कमी आती है। और इन लक्षणों को हम कहते हैं एनॉक्सिया, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले या ऊंचाई वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों में पाया जाता है। क्लियर है? क्या कहा मैंने? कि पहाड़ी क्षेत्र या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वायु का घनत्व कम होने के कारण या वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण हमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती, जिससे ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। और जब हमारे मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उस मस्तिष्क की या हमारी सोचने की क्षमता और याददाश्त क्षमता में क्या आती? थोड़ी सी कमी आती है अपेक्षाकृत मैदानी क्षेत्र वाले लोगों से। तो इस लक्षण को एनॉक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं इस लक्षण को? एनॉक्सिया कहते हैं। अब हम तीसरी बात करें बैंड्स की। तो बैंड्स में क्या होता है? जब समुद्र में गोताखोर जाता है तो यदि मान लो वो अपने साथ सामान्य वायु का सिलेंडर ले जाए तो क्या होगा? जब वो गोताखोर समुद्र की गहराइयों में उतरेगा, क्लियर, तो उस गोताखोर पर जो समुद्र का जल है वो दाब बनाएगा, और उच्च दाब के कारण यहाँ वायु की घुलनशीलता अधिक होगी।
क्या होगी? वायु की घुलनशीलता अधिक होगी, तो वह नाइट्रोजन भी घुल जाएगी। और जब नाइट्रोजन गैस घुलती है, क्योंकि वायु में अधिकांश से मात्रा नाइट्रोजन की ना भाई, तो क्या करेगी? आपके विषैला प्रभाव उत्पन्न करेगी। क्लियर? और जब ये गोताखोर ऊपर सतह की ओर आएगा, तो जब इसमें से ऊपर सतह की ओर आएगा तो जल हटेगा, और जल हटेगा तो दाब में क्या आएगी? कमी आएगी। और दाब में कमी आने के कारण भाई यहाँ पे क्या आई? दाब में कमी आई। और दाब में कमी आने के कारण उसके जो रक्त में, जो रुधिर में नाइट्रोजन गैस घुली हुई थी, उसकी विलेयता में कमी आएगी। और उसकी विलेयता में कमी आएगी तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलेगी, तो वो बबल्स के रूप में निकलेगी, जिससे एक चिकित्सकीय स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे हम बैंड्स कहते हैं। मतलब इस नाइट्रोजन के निकलने के कारण उसको असहनीय पीड़ा होती है और उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो चिकित्सकीय स्थिति को हम कहते हैं बैंड्स। क्या कहते हैं इसे? बैंड्स कहते हैं। तो जब भी गोताखोर समुद्र में जाता है तो सामान्य वायु को लेके नहीं जाता, वो तनु वायु को लेके जाता है, जिसमें 11.7% हीलियम होती है, 56.02% नाइट्रोजन होती है और 32.1% ऑक्सीजन गैस होती है। इन तीनों के मिश्रण को वो सिलेंडर में लेके जाता है। क्लियर? तो क्या कहा मैंने? अगर गोताखोर सामान्य वायु को अपने साथ ले गया तो जैसे जैसे वो समुद्र की गहराइयों में पहुंचेगा, उसके शरीर पर जल का दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ने के कारण उसके रुधिर में वायु की विलेयता बढ़ेगी। और वायु में स्पेशली किसकी विलेयता बढ़ेगी? नाइट्रोजन की, जो विषैला प्रभाव डालेगी। क्लियर? और जब ये गोताखोर ऊपर सतह की ओर आएगा, तो सतह की ओर आने पर उसके दाब में कमी आएगी, और दाब में कमी आएगी तो उसके रक्त में घुली हुई जो नाइट्रोजन गैस थी वो बाहर निकलेगी, और बाहर निकलेगी तो बुलबुलों के रूप में निकलेगी, जिससे उस गोताखोर को असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। और इस चिकित्सकीय स्थिति को हम कहते हैं बैंड्स। जैसे मिर्गी के दौरे आते हैं ना, उस टाइप से आ जाएंगे बैंड्स। क्लियर? छटपटाहट होगी वहां पर, तो उस स्थिति को हम कहते हैं बैंड्स। तो जब गोताखोर समुद्र में जाता है तो वो तनु वायु को लेके जाता है। किसको लेके जाता है? तनु वायु को। और तनु वायु में क्या होता है? 11.7% हीलियम होता है, 56.02% नाइट्रोजन होता है और 32.1% ऑक्सीजन गैस होती है। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? ताकि उसको श्वास लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और नाइट्रोजन के विषैले प्रभाव को कम किया जा सके। क्लियर है? ये थे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। आप देखो, दाब बढ़ रहा था तो घुलनशीलता बढ़ रही थी। क्लियर? और दाब में कमी आई तो घुलनशीलता में भी कमी आई। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो हेनरी का नियम यही तो कहता है, दाब बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है गैस की, और दाब घटने पर विलेयता घटती है। किसकी? गैस की। किसके अंदर? द्रव के अंदर। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं हेनरी के नियम पर एक क्वेश्चन कैसे होगा, वो देखिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है O2 मिश्रित जल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हेनरी नियतांक का मान 4.34 गुना 10⁴ ATM है। यदि सामान्य वायुमंडलीय दशाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 0.2 ATM है, तो साम्य अवस्था में विलीन O2 गैस की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो हमें सांद्रता ज्ञात करनी है विलीन O2 गैस की। क्लियर है? तो ये कैसे आएगी वो देखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको KH दे रखा है। कितना दे रखा है? 4.34 गुना 10⁴ ATM। क्लियर? उसके बाद आपको PO2 दे रखा है। O2 का आंशिक दाब दे रखा है ना भाई, 0.2 ATM। तो PO2 कितना हो गया? 0.2 ATM। अब आपको क्या निकालना है? ऑक्सीजन गैस की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करनी है। तो आपको ज्ञात करनी है सांद्रता किसमें? ग्राम प्रति लीटर में। क्लियर? किसकी? ऑक्सीजन की। ये ज्ञात करनी है। क्लियर? तो जल कितना है फिर आपका? 1 लीटर है टोटल बिलियन। तो जल जो हो गया वो 1 लीटर है, H2O। 1 लीटर का मतलब 1000 ml, और 1000 ml का मतलब आप जानते हैं ताप कितना? 25 डिग्री। और 25 डिग्री ताप पर जो जल का घनत्व होता है वो होता है 1 ग्राम प्रति ml। क्लियर? तो जितना ml है उतना ही ग्राम है, और ग्राम उतना ही है। तो जब इसके मोल निकालेंगे हम NH2O, कितने आएंगे? 1000 बट्टे जल का अणुभार 18
तो ये जानते हैं आप 55.55 आएगा मोल्स। क्लियर। अब यहाँ पे अपन देखें कि क्या फॉर्मूला लगेगा। तो आपके पास फॉर्मूला था, हेनरी का लॉ था, P बराबर KH इंटू XO2। हमें क्या निकालना है, XO2 निकालना है। तो XO2 बराबर हो गया PO2 अपॉन KH। क्लियर। तो PO2 कितना है आपका, PO2 कितना है आपका 0.280 m अपॉन KH कितना है आपका 4.34 गुना 10 की घात 4। क्लियर। ये KH है। तो XO2 का मीन क्या होता है। क्लियर। आप क्या जानते हैं, XO2 बराबर क्या होता है, O2 के मोल अपॉन टोटल मोल ऑन सॉल्यूशन, तो NH2 होगा। अब चूंकि आप जानते हैं हेनरी का नियम है, तो बिलियन अत्यधिक तनु है, और बिलियन अत्यधिक तनु है तो O2 के मोल जल के मोल की तुलना में नगण्य होंगे, और नगण्य होंगे तो हम कह सकते हैं कि NO2 इज वेरी वेरी लेस देन टू NH2O। क्लियर। अतः NO2 प्लस NH2O इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NH2O। क्लियर। तो यहाँ पर अपन बात करें तो X जो O2 आएगा, ये XO2 कितना आएगा NO2 अपॉन NH2O। यहाँ XO2 का मान रख दीजिए आप, कितना था भाई, बराबर 0.2 अपॉन 4.34 गुना 10 की घात 4। NH2O का मान है 55.55, इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, NO2 बराबर 0.2 अपॉन 4.34 गुना 10 की घात 4 गुना 55.55। NH2 से गुना कर दिया। इनको जब गुना भाग करोगे तो जो मान आएगा NO2 का वो कितना आएगा 0.046 गुना 10 की घात -4 मोल आ गया। और उसको तो ग्राम में चाहिए, तो ग्राम में निकालने के लिए इसके अनुवाद से गुना कर दें, तो यहाँ पे क्या आएगा, O2 की ग्राम में मात्रा 1 लीटर में ही है तो ग्राम प्रति लीटर हो जाएगी, कितनी आएगी 0.046 गुना 10 की घात -4 गुना O2 का मॉलिक्यूलर मास 32। क्लियर। इसको गुना कर लेंगे अपन, 32 से गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 32 से गुना करेंगे इसको, तो 6 2 12 का 2 हासिल 1, 4 2 8 और 1 9। क्लियर। और 6 3 18 का 8 हासिल 1 और 4 3 12 और 1 13, 2 9 और 8 17 का 7 हासिल 1 4 और 1। क्लियर। 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये आ गया कितना 1.472 गुना 10 की घात -4 ग्राम प्रति लीटर। क्लियर। कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला लगेगा हेनरी का नियम, और फिर यहाँ पर जब XO2 निकालेंगे तो यहाँ पर ये O2 के मोल को नगण्य मानना है, और नगण्य मानकर फिर जल के मोल की रख देना है। यहाँ पे N का मान कितना रख दिया, H2O का 55.55 रख दिया। गुना भाग करने पर ये मोल आए, और जब मोल को ग्राम में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं अपन, अनुभार से गुना करते हैं। तो ऑक्सीजन का अनुभार कितना है 32, तो 32 से गुना कर दिया, कितना आया आंसर 1.472 गुना 10 की घात -4 ग्राम प्रति लीटर। यानी कंफ्यूजन है क्या भाई। चलिए, ये था न्यूमेरिकल, बस ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे XO2 दे, 3 चीजें तो हैं, बस देगा, वैल्यू निकालनी है। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। क्लियर।